क्या हाल है बच्चा सब? बढ़िया। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट। इसमें देखेंगे 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा फिजिक्स का पेपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कोई बकठेट ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, आगे बढ़ाइए। पॉज करके रीड करो। देखो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल को फेंका गया यू से एट एन एंगल 60 डिग्री। लिखा नहीं है यू से, लेकिन मान लेते हैं यू से। कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। बोल रहा है जब 45 डिग्री वो बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ, हॉरिजेंटल लिखा है ये शब्द समझना, तो उसका स्पीड हो जाता है 20 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है इनिशियल जिस स्पीड से फेंका गया है उसको निकालिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सिर्फ क्या है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। धरती माते मात्र नीचे फोर्स लगाती हैं वो जी, एम जी, और एक्सेलरेशन आता है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जी। हॉरिजेंटल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। अगर हॉरिजेंटल में एक्सेलरेशन नहीं होता, इसका मतलब स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्पीड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनिशियल स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितना है? u cos 60। अभी कितना है? 20 cos 45 डिग्री। तो ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। y वाला नहीं बराबर होगा। क्यों y वाला बराबर नहीं होगा? क्योंकि नीचे में कंटिन्यूअसली mg लग रहा है। ठीक है, और ये mg g का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। मतलब u cos 60 को बराबर होना चाहिए 20 cos 45 डिग्री। u cos 60 1/2, 20 cos 45 1/√2। अब कैलकुलेशन नहीं गिरर होना चाहिए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। +4 नहीं तो -5, ये चॉइस तुम्हारी है। √2 u इज इक्वल टू 20√2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन देखेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। अच्छा, 20√3 भी दिया हुआ, हड़बड़ाएंगे नहीं। 20√2 कौन है? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज करेक्ट। 20√2 मीटर पर सेकेंड। कितना आसान था बताइए। उतारिए, आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए। ये सारे चार्जेस रखे हुए हैं, सबके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पर। यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q, यहाँ Q। एंगल 60 डिग्री। हाँ, ये भी 60, ये भी 60, सबके बीच में एंगल 60 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको एकदम पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है +Q टू -Q। पहला ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से, Q चार्ज की वजह से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वो होगा KQ/r²। KQ/r²। अगर डायरेक्शन ले लिया है तो Q को साइन के साथ नहीं डालेंगे, अगर डायरेक्शन नहीं लिया है तो Q को साइन के साथ डालेंगे। यहां हम डायरेक्शन ले रहे हैं इसलिए Q को साइन के साथ नहीं डालेंगे। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करते हैं +y से। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में इधर होगा और वैल्यू होगी KQ/r²। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर इधर होगा और वैल्यू होगी KQ/r²। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब देखिए, ये 30 है, ये 30 है 60, ये 60, ये 60, तो इन ये पूरा एंगल 180 डिग्री हुआ। मतलब ये दोनों फिर से अपोजिट है, +Q। तो +Q की वजह से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में KQ/r², +Q की वजह से अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में KQ/r², और इन दोनों का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा -Q और +Q। +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और -Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। बोला तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा ना। देखो, अगर +Q कर दें और -Q कर दें तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होगा और पॉजिटिव से निकलता हुआ होगा। तो पॉजिटिव से निकलता हुआ इधर जाता हुआ, मतलब ये दोनों ऐड होगा। ये एंगल अगर 30 है तो ये भी 30, ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं ड्यू टू 1 चार्ज। अगर एक चार्ज की वजह से बोले तो KQ/r²।
अब सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2E है इस डायरेक्शन में। कितना है? 2E। कितना एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से? 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। मतलब हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नेट। बेसिकली ई को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें हम, या 2E को हम क्या कर देते हैं, इसको 2E कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, या E को 2 ही कर देते हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड E करनी है 2, इसके वजह से 1 और इसके वजह से 1, तो 2 टाइम्स हो गया। एक की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगले की वजह से के क्यू बाय आर स्क्वायर, दोनों ऐड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये होगा -E cos 30 आई कैप प्लस E sin 30 जे कैप, क्योंकि ऑप्शंस वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। E कितना होगा? ये, इसको K को लिख लेते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा Q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, पुट करेंगे यहां -Q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई cos 30। cos 30 होगा √3/2 आई कैप प्लस E sin 30 Q बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर sin 30 1/2। ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा, 4 के टर्म में दिया हुआ है तो 4 वाला बाहर निकाल लेते हैं। -Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो माइनस ना होकर के ये हो जाएगा √3 आई कैप -1। चेक कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -Q√3/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, आई कैप आ गया, और माइनस से प्लस हो जाएगा Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q/4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सही है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऑप्शन नंबर है चौथा। चौथा। यार हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाओगे इतना मेहनत करने के बाद भी, इतना स्टेप्स लिखने के बाद भी गड़बड़ा जाएगा। एक क्वेश्चन कम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन कम बने। हम जहाँ 20 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, 2 क्वेश्चन कम बने, 18 क्वेश्चन बने, लेकिन 18 का 18 सही होना चाहिए। बताइए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। आराम से रीड करो। ये हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं। दोनों एक ही चीज़ है ना, हीट करंट या फिर चार्ज करंट। पढ़ाई होगा आपने। हाँ 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 हाँ, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से बनाएंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोलें कि भाई डायमेंशन डिफरेंट मटेरियल है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है, अगर हम एक्स और वाई का रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस L/KA। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो RX इज इक्वल टू L/KX इंटू A, इसको हम मान लेते हैं R। इसको क्या मान ले रहे हैं? R। उसी प्रकार अगर RY निकाला जाए तो RY हो जाएगा L/KY इंटू A, और KY क्योंकि L और A सेम है, डायमेंशन सेम दिया हुआ है, तो KY क्या है? KX/3। तो L/KXA/3, तो 3L/KX इंटू A, और L/KX इंटू A को R माना है, तो ये हो जाएगा 3R। आराम से। X कितना रेजिस्टेंस है? R। Y कितना रेजिस्टेंस आया? 3R। Y कितना रेजिस्टेंस है? 3R। इधर क्या है? Y कितना रेजिस्टेंस है? 3R। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये A है, ये F है, और यहाँ पर दोनों X है, और दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस कितना आया? R और R। तो R और R। ये क्या था? B और E। हमको निकालना है B और E का टेम्परेचर। पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 3 3 6 और 1 1 2, और पैरेलल में, मतलब इन दोनों के बीच जो R इक्विवेलेंट होगा वो 2R इंटू 6R डिवाइडेड बाई 3, ये है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। 3 3 6 6 2 8 8R, मतलब 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, R कट जाएगा, 3/2R, मतलब हो जाएगा 1.5R। ठीक है। अब पूरा R इक्विवेलेंट निकालें तो पूरे R इक्विवेलेंट अक्रॉस AF, तो वो कितना आएगा? 1.5 + 1 + 3,
तो 3 1 4 1 5 5.5 R ये निकल गया। क्यों निकाल रहे? थर्मल करंट निकालेंगे भाई। थर्मल करंट कितना पास करेगा? तो थर्मल करंट अगर हम लोग निकालें कि थर्मल करंट कितना होगा, करंट कितना पास कर रहा है यहां से थर्मल करंट, I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर। आर मतलब आर इक्विवेलेंट, डेल्टा V चेंज इन टेम्परेचर। ए का टेम्परेचर कितना है? यही दिया हुआ था ना, हाँ 100। बी का एफ का टेम्परेचर कितना है? 40। मतलब ये हो जाएगा 100 माइनस 40 विच इज 60 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना? 5.5 आर। ठीक है, ये निकल गया। ये करंट पास कर रहा है, यहां से जा रहा है करंट, तो यहां से जाएगा आई, इधर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो यहां से भी क्या निकलेगा? आई निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि टी ए माइनस टी बी डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर टी ए कितना है? 100। टी बी कितना है सर? वही तो निकालना है। आई कितना आया? 60 बाई 5.5 को 55 इंटू 10 कर देते हैं। आर को आर लिखते हैं, ऊपर आर लिख देते हैं, हड़बड़ाना नहीं, एकदम कंसंट्रेटेड रहना। 12 और ये हो गया 11। मतलब 100 माइनस टी बी अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 11। 120 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 11। 11 11 से 121, मतलब हम 11 लिख दे रहे हैं। दिस इंप्लाइज टी बी की वैल्यू आ गई 89, 90, 100। ऑप्शन जैसे ही चेक करोगे ना, तो एक ही ऑप्शन में 89 दिया हुआ है, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो पहले ही हम मार देंगे ऑप्शन नंबर 2, लेकिन फिर भी हम चेक कर ले रहे हैं और टीई भी निकाल ले रहे हैं। टीई ना, हाँ टीई। अगर टीई हम निकालें तो हम क्या लिखेंगे? टीई माइनस ये एक हो गया, ये दूसरा वी, टीई माइनस टी एफ, हायर पोटेंशियल ये और लोअर पोटेंशियल ये। हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर, जिस तरह करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उसी तरह हीट फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो टीई माइनस टी एफ आई 60 बाई 5.5 आर इंटू वी बराबर आई। आर कितना है इसका? 3R। तो यहाँ से आर कट जाएगा, पॉइंट जाएगा इंटू 10, 11, 5 से 5 12 और 11 बार में। फिर यहाँ इसको काट देंगे, इन लोगों को काट देंगे, 1 2 ये 11 सा ये हो जाएगा 33। मतलब टीई कितना दिया हुआ है वही तो निकालना है। टीई माइनस टीएफ कितना है? टीएफ कितना है? 40 इज इक्वल टू 11 तिया 33। टीई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 3 7 73 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन चेक कीजिएगा तो मात्र एक ही ऑप्शन है जिसमें 73 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई भी एक निकाल लेते तो आपका काम बन जाता, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाता। बेसिक सा क्वेश्चन जो एकदम स्टार्टिंग ऑफ हीट ट्रांसफर में पढ़ाया जाता है वो है। बहुत हाई फाई कोई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और ये वो मिला करके क्वेश्चन दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बेसिक जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, कहाँ? हीट ट्रांसफर में, वो दिया हुआ। चलिए आगे देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रीड कीजिए। जितना बच्चा जिसको कराए हैं, क्लासेस किया है, उसको पता है कि एग्जैक्टली सेम, मतलब डेटा भी कुछ चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हम लोग क्लास में करते हैं। ठीक है, डेटा भी तो बदल देता। आइए क्या करते हैं, बोल क्या रहा है? सब दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, ए पर प्रेशर, बी पर प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट कह रहा है। बोल रहा है प्रेशर एट बी को क्या होगा, किसके टर्म में? ए के टर्म में लिखना है। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग कराते हैं प्रेशर वेरिएशन। जाएंगे एक्स पर और एक्स पर जाकर एक एलिमेंट ले लेंगे छोटा सा, जिस एलिमेंट का लेंथ होगा dx। अब उस dx एलिमेंट को जब देखेंगे तो वो dx एलिमेंट जा रहा है सर्कल में रेडियस r के। इस सर्कल में जा रहा है जिसका रेडियस कितना है? r नहीं, सॉरी x है। घूम रहा है किससे? ओमेगा से। इसका मतलब इसके ऊपर एक नेट सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए। मतलब इधर का फोर्स और इधर का फोर्स में F इज इक्वल टू पी बाई पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, एफ इज इक्वल टू पी इन टू ए। वहां से जो एफ आता है वो परपेंडिकुलर टू एरिया आता है। यहां से का फोर्स इस फोर्स से छोटा होना चाहिए। इधर फोर्स F1, इधर फोर्स F2, तो हम कह सकते हैं F2 माइनस F1 इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स।
अगर F1 पर हम फोर्स लिखे प्रेशर इनटू एरिया, और F2 पर फोर्स लिखे तो हम लिखेंगे P प्लस dP इनटू एरिया। dm की बात करें तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dm हो जाएगी रो, मान लेते हैं डेंसिटी रो है गैस की, इनटू A इनटू dx। पुट कर देते हैं F2 माइनस F1, PA प्लस DPA माइनस PA, क्योंकि dx में चेंज कितना होगा, प्रेशर का dP होगा, तो यहाँ P तो वहाँ P प्लस DP इज इक्वल टू dm कितना हो गया, रो A dx इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। PA कट गया, हड़बड़ाएंगे नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक और स्टेप हम लिख दें, वैसे लिखते नहीं हम लेकिन लिख दे रहे हैं, रो A ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ए कट गया, ठीक है, तो DP आ गया, चेंज इन प्रेशर, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। डेंसिटी तो दिया हुआ नहीं, लेकिन आइडियल गैस है। अगर आइडियल गैस है तो हम क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू पी एम नॉट बाई आर टी। एम नॉट कॉन्स्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट, आर क्या है, वो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर जो कांस्टेंट है, सिर्फ पी वेरिएबल है। तो अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, डी पी इज इक्वल टू पी एम नॉट बाई आर डी ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। पी को इधर भेज देते हैं, डी पी बाई पी इज इक्वल टू एम नॉट ओमेगा स्क्वायर बाई आर डी एक्स डी एक्स। अब बताइए, यहां से स्टार्ट किए, मतलब जब ए पर थे तो एक्स क्या था, जीरो, जब ए पर थे तो एक्स क्या था, जीरो, स्टार्ट तो हुआ था वहां से, वहां पर प्रेशर क्या था, प्रेशर टे पी ए। जब यहां से यहां गए बी पर गए तो एक्स हो गया एल, प्रेशर क्या हो गया बी पर, पी बी, इंटीग्रेट करेंगे एल एन पी बी बाई पी ए, ये सब तो इंटीग्रेशन मालूम होगा, एल एन पी और अपर लिमिट माइनस एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए बाई बी इज इक्वल टू एम नॉट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू आर टी। सो पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटू ई पर पावर एम नॉट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू आर टी। ऑप्शन जब चेक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि एक ही ऑप्शन है जिस ऑप्शन में नीचे में 2RT दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अब बच्चा पहले ही ऑप्शन अगर देख लेता ना तो पहले ही मार देता, लेकिन अपने को हड़बड़ाने का नहीं है, ठीक है, आराम से बनाने का। कैसे वो मार देता, क्योंकि पता था कि एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा तो नीचे में 2 ही आना चाहिए, और बाकी कहीं पर ऐसा इंटीग्रेशन था नहीं, लेकिन फिर भी आराम से बनाओ भाई, -5 ना हो +4 हो जाए, ठीक। उतारो, आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिए। स्टेटमेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इज एक्सर्टेड ओनली ऑन अ सॉलिड सरफेस इन कॉन्टैक्ट एज द फ्लूइड प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन स्टिल फ्लूइड। भाई फ्लूइड का प्रेशर तो हर एक जगह होता है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ सॉलिड सरफेस पे होता है। प्रेशर तो पॉइंट प्रॉपर्टी है, सॉलिड प्रॉपर्टी तो है नहीं, पार्टिकल प्रॉपर्टी है, वो हर एक पॉइंट पे लगेगा, पॉइंट प्रॉपर्टी है, हर एक पॉइंट पर लगना चाहिए, ठीक है। वो तो इलॉजिकल है कि सिर्फ सॉलिड सरफेस पे लगेगा, ठीक है। आप कुछ भी ले लो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो इलॉजिकल लग रहा है। आप कुछ भी देख लो, अगर मान लो कि हम, वैसे तो एक्सप्लेन ये तो लॉजिकल है, तो समझ में आ ही रहा है। अगर हम कोई भी कंटेनर ले लें और उसमें कोई भी बॉडी ले लें तो देखो इधर भी प्रेशर लगता है, इधर भी प्रेशर लगता है, इधर भी प्रेशर, इधर भी प्रेशर। तो ऐसा नहीं कि प्रेशर सिर्फ यहीं पर आ रहा है, प्रेशर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। प्रेशर का बस डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी, हाँ, उसकी वजह से जो फोर्स है उसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस डायरेक्शन होता है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो जरूरी नहीं कि प्रेशर सिर्फ सॉलिड कांटेक्ट में लगेगा, वो कहीं पर भी लग सकता है। तो स्टेटमेंट 1 तो बेसलेस, मतलब फॉल्स। तो पहले ही हम कर सकते हैं, आंसर तो पहले ही आ गया, नहीं आंसर नहीं है, दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स हो सकता है, ठीक। एक्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड व्हेन कंपेयर टू इंटीरियर, हाँ, रिजल्ट इन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन उसी वजह से तो आता है कि ऊपर का जो मॉलिक्यूल होता है वो सराउंडेड होता है, अगर मान लो ऊपर में एयर है और नीचे में वाटर है,
मानो नीचे ऊपर में एयर है और नीचे में वाटर है, तो इधर का जो मॉलिक्यूल है सरफेस का, उसका ऊपर में डिफरेंट मॉलिक्यूल है और नीचे में डिफरेंट मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से यहाँ की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू अंदर वाले मॉलिक्यूल, क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल चारों साइड से सेम वाटर के मॉलिक्यूल से ही घिरे हुए हैं, और ये मॉलिक्यूल ऊपर एयर से घिरा हुआ है और नीचे वाटर से, जिसकी वजह से ये सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करने लगती है, जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन रिजल्ट कर देता है टेंशन के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, जो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या हो गया? एक पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बहुत बेसिक सा था, टफ नहीं था स्टेटमेंट। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिए। एकदम हलवा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है, कहीं से ढूंढ करके लेकर के चला। ये क्या है यार? थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट, थोड़ा सा ग्रेविटी और टेंशन, मतलब एनएलएम, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम, बस दिया हुआ इस टाइप का सिनेरियो। एमक्यू जाहिर सी बात ऐसे रहेगा नहीं, कैसे बना लेगा अपना पोजीशन? ये पोजीशन कुछ इस प्रकार का बना लेगा। क्यों बना लेगा? क्योंकि ये फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लगेगा इधर कितना, Q टाइम्स E, और नीचे लगेगा mg, और पूछ रहा है टेंशन किसके बराबर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। अब वेक्टर का सम भी अब पढ़ेंगे, ये तो पता है ना कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। धरती माते हमेशा नीचे लाते हैं, एकदम ऐसे ही। ठीक है, तो जो टेंशन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? इन दोनों के सम के बराबर होगी। अंडर दो वेक्टर का सम क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 0 है, cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर विच इज QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो टेंशन क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ा के माइनस वाला मत मार देना, ठीक, और बोलना कि मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, सब्र से बना, सुकून से बना, कोई टेंशन नहीं है, माथा में टेंशन मत रख, आराम से बना। ठीक, 2 क्वेश्चन कम बना लेकिन ढंग से बना। आजा आगे देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए। अगेन इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड, बस पता क्या होना चाहिए, देखते हैं क्या पता होना चाहिए। dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ये पता होना चाहिए। माइनस होता है, ये ख्याल रखना है। dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, कितना बार पढ़ते हैं हम लोग क्लास में, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इंप्लीमेंट करना है सर। यहाँ डी आर क्या होगा सर? तो डी आर जो होगा ना वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, तो अब करते हैं हम लोग ई डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई, ए कितना है 10 एक्स आई कैप प्लस बी कितना है 5 वाई जे कैप डॉट 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 माइनस ई डॉट डी आर, डी आर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, इसका इसका डॉट होगा, इसका इसका डॉट 0 हो जाएगा, मतलब माइनस 10 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 5 वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? स्कैलर हो जाता है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता है। जब 0,0 है, माइनस ए यहाँ छूट गया ना, माइनस दिए तो यहाँ माइनस देंगे ना, बोला ना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से रखना है। ये माइनस बाहर में था, इसको इसको डॉट करना है, तो करेंगे तो दोनों जगह माइनस आएगा। जब 0 था, x 0 था और y 0 था, तो पोटेंशियल पता नहीं v था। जब x 10 और y 20 था, x क्या था 10, यहाँ 10 मत पुट कर देना, यहाँ है 10 x, और y कितना है 20,
तो पोटेंशियल कितना था 500 वोल्ट। तो अब इसको क्या लिखा जाए 500 माइनस वी इज इक्वल टू माइनस 10x स्क्वायर बाई 2 विच इज 100/2, क्योंकि जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस 5y स्क्वायर बाई 2 400/2, जीरो का तो जीरो हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 भी 2 का 20 का 400, 2 25 10, 2 दूनी 4, तो ये हो गया -500 -1000 और 500 माइनस वी, मतलब v इज इक्वल टू 500 प्लस 1500, तो ये 1500 इधर चलाएगा, v इधर चलाएगा, तो कितना हो गया 2000 वोल्ट। देख रहे हो हम हड़बड़ा नहीं रहे, आप भी मत हड़बड़ाओ, अरे कम क्वेश्चन बनाओगे, 18-20 बनाओ, 80 लेकर के आओ, बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 रीड कीजिए, स्क्रीन पर आ रहा, रीड कर लेना भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, कोई एक न्यूक्लियस है या कोई टारगेट मेटल है, टारगेट मेटल पर क्या कर रहा है, बॉम्बार्ड करा रहा है इधर से अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज कितना है, टारगेट मटेरियल का चार्ज कितना है, इसके अगर चार्ज की बात करें Q1 की तो वो है 79 इलेक्ट्रॉन, और अल्फा पार्टिकल की बात करें Q2 की तो उसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब होगा क्या कि हमसे पूछ रहा है डायमीटर। एक बात ख्याल रखना कि डायमीटर पूछ रहा है, रेडियस नहीं पूछ रहा है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल आएगी 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 आकर के जब एकदम क्लोज हो जाएगी और आकर के रुक जाए, तब मेरा क्या निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रेडियस निकलेगा। क्या निकलेगा, रेडियस। क्वेश्चन में लिखा हुआ आप देखोगे कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर्स फ्रॉम अ टारगेट मटेरियल, स्कैटर कर जा रहा है वहां से, टारगेट मटेरियल से क्या कर जा रहा है, स्कैटर कर जा रहा है। स्कैटर कहने का मतलब हुआ कि आया अल्फा पार्टिकल, जस्ट यहां से स्कैटर किया, यहां से चला गया, यहां से चला गया टेंजेंशियली। तो ये जो Q1 Q2 बाई आर एनर्जी था, Q1 Q2 बाई आर एनर्जी था, वो अप्रोक्सीमेटली ये पूरी एनर्जी यहां पर खत्म हो गई। यहां पर एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई, आया आकर के उसके बाद स्कैटर कर गया, यहां आया ऐसे गया, ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का है, लेकिन आर नहीं निकालना है, 2r निकालना है, ये ध्यान में रखना, डायमीटर निकालना है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रेडियस निकलेगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब जो एनर्जी है विच इज 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूरी की पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जानी चाहिए के Q1 Q2 बाई आर में। यही r होगा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और इसी का दुगना होगा डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस। जब यहां पर हम बाकी सारा डेटा लिखें तो 7.9 इंटू 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू K 1/4πε0, जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। Q1 है 79 इलेक्ट्रॉन, Q2 है 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई r। गलती ना करें, पॉइंट हटाए बाई 10, 79 चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और कुछ नहीं जाएगा, ये 5 बना देगा, ये इधर आएगा, ठीक कर लेते हैं, आर को भेज देते हैं उधर। तो आर इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10⁻5। 5 कैसे हो गया, 10, एक काट दिया, 5 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻19, तो 18 इंटू 10⁻4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, 19 नहीं -19। अब इसको पॉइंट हटा के बाई 10, तो ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 18 और 16 को गुना कर दें, तो 8 छक्का 48 के 8, हाथ में 4, 6 कम 6 4 10, 1 8 8, 1 एकम 1, 8 8 2, 288 इंटू 10⁻−16, 3 19 16। लेकिन ऑप्शन कोई वैसा नहीं है। ऑप्शन क्या है, 2.88 इंटू 10⁻14, मतलब ये हो गया 2.88 इंटू 10⁻−14। मार देना ऑप्शन नंबर ए और आगे बढ़ जाना, मिल जाएगा -5। अरे भाई डायमीटर पूछ रहा है भाई, ये क्या है, रेडियस आया है, ये नहीं होगा भाई,
तो क्या करना होगा, डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। और आके रोना, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। अरे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ये दिखलाते हैं कि तू सिंसियर नहीं है, तू बैठ करके सिंसियरिटी अटेंटिव नहीं है, ठीक है। उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम शार्प होना चाहिए कि अरे हमसे डायमीटर पूछ रहा है, तुरंत हड़बड़ी किस बात का, हड़बड़ाना क्यों है। 2r, 2r का मतलब क्या हो जाएगा, 2r का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2.88 इंटू 10 पे पावर -14, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में एक, 8 दूनी 16 के 17 के 7, हाथ में एक, 2 दूनी 4 एक 5, 5.76 इंटू 10 पावर -14। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 1 करेक्ट नहीं है। आई बात समझ में, आराम से बनाने का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल, बेसिक क्रिटिकल एंगल का, आराम से रीड कर लो, पॉज करके रीड कर लो। आजा, क्या दिया हुआ है कि एक प्रिज्म है, कौन सा प्रिज्म है, इक्विलेटरल, मतलब सारे एंगल्स 60 डिग्री है। सारे एंगल्स कितने हैं, 60 डिग्री। अब इसमें जब एक पर्टिकुलर एंगल पर आप इंसिडेंस कराते हैं, मतलब नॉर्मल से एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये रिफ्लेक्ट होता है एक पर्टिकुलर एंगल पर, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट होता है, सॉरी। अब ये क्या करेगा, ये सरफेस को गेज करता हुआ चला जाएगा, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ऐसा कि सरफेस को गेज करता हुआ चला गया। इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें सरफेस के ऊपर, तो ये बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश, और ये बन जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि आर डैश है, जो कि 90 डिग्री है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2। हमसे पूछ रहा है आर की वैल्यू बताइए, आर कितना है। बहुत सिंपल सा आंसर के लिए रखते हैं यहाँ पर, ताकि हम लोग देख के बोलेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। अलग अलग मान लेते, इसको मान लेते सरफेस 1, इसको मान लेते सरफेस 2। क्या लगाएंगे, 10वीं का लॉ, कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ एट सरफेस 2, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 कौन, प्रिज्म 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 प्रिज्म, √2 साइन I1 कौन, साइन आई डैश इज इक्वल टू μ2 कौन, हवा 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 हवा, साइन आर, आर कौन, आर डैश साइन π/2, साइन π/2, साइन 91 मतलब साइन आई डैश इज इक्वल टू 1/√2, मतलब आई डैश इज इक्वल टू 45 डिग्री। अरे सर ये क्या हो गया, 45 डिग्री, कहाँ गया कलम मेरा, यहाँ 45 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है सर, ये 90 है, तो ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये 45 डिग्री, और कौन से, किस चीज से, क्या क्लास 12th के कॉन्सेप्ट से, नहीं, क्लास 10th और क्लास 10th के बेसिक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से। 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये ट्रायंगल है सर, तो ये वाला एंगल जो है ना वो 180 -60 + 45, हड़बड़ाएंगे नहीं, सब गड़बड़ी हो जाएगा। 105, 75 डिग्री सर, ये 75 डिग्री सर, ये तो पूरा 90 है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब r + 75 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो r इज इक्वल टू 90 - 75, तो r की वैल्यू 15 डिग्री। ऑप्शन चेक कर ले, ऑप्शन चेक करेंगे, ओहो हो, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, और वो है 15 डिग्री। हड़बड़ाने का नहीं है, ये कोई कहीं का सवाल नहीं था, सिर्फ क्या पता था, गेस कर रहा है, यही कॉन्सेप्ट 12th का यूज होना था। गेस का मतलब होता है नॉर्मल से परपेंडिकुलर सरफेस को। अगर तुमको गेस का मतलब चरना भी पता है ना, जैसे मवेशी, गाय, बकरी जाकर के ये गार्डन में या फिर कहीं पर खेतों में चर रहे हैं, अपना चारा चूंग रहे हैं, तो उसको भी गेजिंग कहते हैं। तो गेजिंग का मतलब होता है चरते हुए जाना। तो अगर ये भी पता था तो ये क्लास 10th का सवाल था। अरे स्नेल्स लॉ कहाँ पढ़ा है 10th में, ज्योमेट्री कहाँ पढ़ा है 10th में, इतना आसान सवाल रहता है, बस पेशेंटली करना।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रीड कीजिए। ग्रेविटेशन का सवाल है और थोड़ा सा वेक्टर एडिशन आना चाहिए। अगर ग्रेविटेशन का सिर्फ फॉर्मूला पता है Gm/x² या Gm/r², दो पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, और आपको अगर क्या वो नाम है वेक्टर का आइडिया है, तो हो जाएगा ये सवाल। बड़ा आसान सवाल है। तो कन्फिग्रेशन बना देते हैं, क्या करते हैं, इनिशियली कह देते हैं और फाइनली कह देते हैं। अगर इनिशियली बात करें तो कुछ इस टाइप का है, जैसा बना हुआ है यहाँ पर 3m 4m m और 2m। शब्द लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन सेंटर पर कोई मास नहीं माना है। हम मान लेते हैं सेंटर पर यूनिट मास मान लेते हैं 1 kg या m मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर पर हम m पकड़ लेते हैं, भाई यहाँ पर मास क्या रखा हुआ, m रखा हुआ। अब देखिए, पहले ही हम क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए सेंटर से हर की दूरी को x पकड़ लेते हैं। पता है कि स्क्वायर में डायगोनल, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर होता है, तो सारी दूरी जो है वो x होगी। सेंटर से सारी दूरी क्या होगी, x होगी। f को पकड़ लेते हैं Gm/x²। ठीक है। फोर्सेस देखेंगे 3m, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये इस m को अपनी तरफ खींचेगा कितने से, 3Gmm/x², मतलब 3f से। ये अपनी तरफ खींचेगा इसको कितने से, 4f से। ये अपनी तरफ खींचेगा इसको कितने से, 2f से। ये खींचेगा अपनी तरफ कितने से, f से। मतलब अगर डायग्राम बनाया जाए तो इधर है 3f, इधर है 4f, इधर है 2f और इधर है f। सबको काटाकुटी अगर मचाओगे तो 3f और f दोनों एकदम अपोजिट है, तो वेक्टर फॉर्म में सम करोगे तो एक इधर हो जाएगा 2f, 4 2, इधर कितना हो जाएगा 2f, और डायगोनल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। मतलब यहां से f1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2√2f। समझ में, a² + b²। दो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a² + b²। इसको समझना बढ़िया से एकदम एक एक करके, इस पर मत फोर्स लगाने लग जाना। सेंटर पर बोला है भाई तो अपने से मास मान लेना है। फाइनली क्या कह रहा है कि 4m और 3m को इंटरचेंज कर दो, मतलब यहां रख दो 3m एंड 4m आर इंटरचेंज। यहां रख दो 3m और यहां रख दो 4m, और 2m और m को बेचारे को वैसे ही रहने दो। अब सेंटर पे देखो, m मास को रख दिया जाए, 4m इधर फोर्स लगाएगा 4f, 3m इधर फोर्स लगाएगा 3f, m फोर्स लगाएगा f, 2m फोर्स लगाएगा 2f। फिर से वैसा डायग्राम बना ले, 4f 3f f 2f, 3f 2f f, 4f f 3f। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, √10f, f बाहर में। ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, अरे √a² + 3f का स्क्वायर, तो 9 + 1 10, 10f², 10 रूट पहले गया बाहर आ गया, ये कितना आ गया, f2 हो गया। ये कौन हो गया, f2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आसान हो गया ना। Gm/x² लेकर के चलते हैं, बार 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 गलती हो जाता, इसलिए ऐसा सोचते हैं कि जो बड़ा चीज आ रहा है ना, अरे सब कॉमन है तो उसको वैसे ही बना ले, वैसे ही एक टर्म लिख ले, आसान हो जाता है। हड़बड़ाते नहीं, आराम से एकदम आसान हो जाएगा। f1/f2 निकाल लें। f1/f2 = 2√2f, 2√2f डिवाइडेड बाई 10f, √10f, f कट गया। अच्छा पूरा लिख लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2/5, 2/10, 2/10, तो 2 5 10 हो गया, 2/√5। कंपेयर कर लेते हैं इससे इसको, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लें तो ऑप्शन नंबर 2 ही 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में बंदा फंस सकता था अगर वो यूज करता Gmm/x² या Gmm/a ले लेता, साइड a/2 ले लेता, ये a√2 हो जाता, a/√2 लेता, परेशान हो जाता एकदम लिखते लिखते, तो उसको लगता जा हड़बड़ा, पैनिक मोड जनरेट हो जाता। पैनिक मोड इसलिए जनरेट हो जाता है क्योंकि उसको लगता है समय मेरा जा रहा है। तो आसान है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बेसिक है, वेक्टर एडिशन है, बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। भाई वही टाइम कंज्यूम कर लेगा। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से।
जो हमने 2 साल प्रैक्टिस किया है वो इसीलिए किया है कि हम कितना स्मार्टली क्वेश्चंस को बना सकते हैं। हम तुरंत एज्यूम कर लेंगे f इज इक्वल टू gmm/x²। ये दूरी x, ज्योमेट्री तो पता है ना कि स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये दूरी सेम है, कितना आसानी से बन जाएगा। उतारिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रीड करो आराम से। ये रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन का सवाल है। वो चाह रहा है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है कि नहीं कैलकुलेट करना, और उसके साथ साथ वो चाहता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए थ्योरम्स पता है कि नहीं पता है। तो हो सबसे पहली चीज़, ये केजी मीटर स्क्वायर में है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, बोलेंगे 0.1 मीटर। ये 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर हो गया। उसके बाद हम एक स्फेयर ले लेंगे और बोलेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टेंजेंट के अबाउट कितना होगा। अगर हम इसकी बात करें, इस लाइन के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, कौन सा स्फेयर है, कुछ लिखा है क्या? सॉलिड लिखा है। अच्छा सॉलिड है, क्योंकि हॉलो का अलग हो जाएगा, सॉलिड का अलग हो जाएगा ना। सॉलिड है, सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr², सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये क्या हो गया, आई कॉम। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई कॉम प्लस md², जहां d क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर दूरी r। ये मालूम होना चाहिए था सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मालूम होना चाहिए था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई कॉम प्लस md²। तो I इज इक्वल टू आई कॉम विच इज 2/5 mr² प्लस md², d इज r है d ना, डी परपेंडिकुलर दूरी होती है दोनों एक्सिस के बीच की, दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, स्क्यू नहीं होना चाहिए। स्क्यू ये लाइंस होती हैं, 2 नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। कितना हो गया, 7/5 mr²। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो I जो हो जाएगा, I वो होगा I1 प्लस I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I1 क्या हो जाएगा, 7/5 m1r1² प्लस 7/5 m2r2²। 7/5 कॉमन ले लेते हैं, 7/5 m1 कहने का मतलब हो गया 5, r1 कहने का मतलब हो गया 1/100। आराम से चलेंगे, 7/5 कॉमन ले चुके हैं हम, तो m2 कहने का मतलब हो गया 10 और r2 कहने का मतलब हो गया 4/100। ठीक है, 1/100 ऐसे ही रहने देते हैं पहले। इस 5 को अगर अंदर भेज दें तो इसको काटेगा, इसको 2 बार में काट देगा, तो क्या हो गया 7 इंटू 4 दूनी 8 9/100, 7 नमा 63/100 विच इज 0.63 kg/m²। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे और हड़बड़ा करके 0.36 मार देंगे। नहीं, आराम से, पहला ऑप्शन है 0.36, नहीं क्या है 0.63 मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 2 सेकंड वेट कर लो, इतना मेहनत किया है, हड़बड़ाने के चक्कर में 63 की जगह 36 नहीं मारने का। आराम से वेट करो, पेशेंटली वॉच करो, 2 सेकंड नहीं 4 सेकंड वेट कर लो, आराम से मारो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रीड कर लीजिए आराम से। मैच का कॉलम है, आपको कह रहा है डायमेंशन निकालने के लिए। हम लोग ऐसे ही मैच कर सकते हैं, लेकिन हम सबका डायमेंशन निकाल करके आपको दिखलाएंगे कि सबका डायमेंशन होगा क्या। स्प्रिंग कांस्टेंट, तो सर स्प्रिंग कांस्टेंट कहाँ आता है? सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है स्प्रिंग कांस्टेंट का ए नंबर में, वो स्प्रिंग कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू -kx में, F इज इक्वल टू -kx में। के कहीं केल्विन वाला कट ना जाए के, इसलिए हम सबको डायमेंशन D1 D2 लेकर के चलते हैं। इसका डायमेंशन D1 मान लेते हैं, इसका डायमेंशन D1, इसका डायमेंशन D2, इसका डायमेंशन D3, इसका डायमेंशन D4। ऐसा ना हो कि आप कट जाए, क्योंकि के आएगा आपका टेम्परेचर का भी जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, केल्विन आएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट केल्विन होता है, तो के से लिखते हैं, तो ये कट ना जाए इसके लिए। तो अगर हम लिखें यहाँ पर, तो F का क्या होता है, mLT-2 इज इक्वल टू D1 इंटू L। एक्स का डायमेंशन क्या होगा, L, L कट गया, D1 का डायमेंशन जो हो गया वो क्या हो गया, mL0T-2। हम ऑप्शन भी मैच करते हुए चल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब निकालते ही जाते हैं, D2 का निकालते हैं। B,
थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है आप जानते हैं फॉर्मूला, कहाँ, हीट ट्रांसफर में dq बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी के। अब फिर से के आ रहा है, टेम्परेचर में भी क्या आएगा के आएगा, ये टाइम है ये टेम्परेचर है, इसलिए हम के को क्या ले लिया हमने d2 ले लिया। डी क्यू मतलब एनर्जी, एनर्जी क्या हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या हो गया mlt-2, तो वर्क डन का होता है ml²t-2, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट L, तो ml²t-2 बाई t-1, सॉरी t1 है ना, t है, इज इक्वल टू डी डायमेंशन d2 इंटू एरिया का हो जाएगा L², इसका हो जाएगा केल्विन, ये चेंज इन टेम्परेचर है, और ये हो जाएगा L, तो एक नीचे रहने देते हैं L, यहाँ से L² काट देते हैं। d2 का डायमेंशन क्या हो गया, d2 का डायमेंशन हो गया m L0 t-2, और ये ऊपर जाएगा तो -1 -3, और k नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा -1। देखना गलती ना हो जाए, हम यहीं पर चेक करके आंसर बता सकते हैं, ऐसा नहीं बता सकते हैं। देखो पहले का क्या बोल रहा है, पहले का कितना आया है ml0t-2, पहले का आया है ml0t-2, मतलब a का 2 2 में है, और b का 1 और 4 है, तो b का कितना आया है, ऑप्शंस आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा। b का कितना आया है ml0t-3 k-1, ml0t-3 k-1, L0 तो नहीं है, मतलब dq बाई डी टी ये हो गया, ये हो जाएगा के ए, L0 कहाँ, L है ना एक, तो L इधर जाएगा तो L आ जाएगा ना, mlt-3 k-1, mlt-3 k-1 मतलब 4, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, नहीं 2 नहीं 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बी का 4, ए का 2 बी का 4, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं ए का 2 बी का 4, ठीक है, तो आराम से हम मार देंगे ऑप्शन नंबर 1 और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ आपकी सहूलत के लिए कि क्या होगा ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू F/2 kT, F जहां यूनिटलेस है, ठीक है, K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम क्या डायमेंशन लिख देते हैं, डायमेंशन इनटू T, T क्या है टेम्परेचर, U क्या है एनर्जी, फिर एनर्जी का यूनिट क्या आता है ml²t-2, तो ml²t-2 इज इक्वल टू d3 इंटू, ये T क्या है भाई, ये T टेम्परेचर, ये T सेम नहीं है, ये T क्या है टेम्परेचर है, तो केल्विन, तो d3 हो जाएगा ml²t-2 k-1, देख ले, देखें ऑप्शन नंबर 1 हमने करेक्ट बोला है, C का 1 ml²t-2 k-1 सही है। अब चौथा का वैसे ही तुम निकाल लोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस का, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है भाई, एक्सेल होता है, एक्सेल क्या हो जाएगा ओमेगा एल, एल का यूनिट पुट कर देना, एल का डायमेंशन पुट कर देना, डायमेंशन ऑफ एल क्या होता है ml²t-2 a पे पावर -2, ये होता है किसका डायमेंशन एल का, चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, और ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा t-1, अब पुट करोगे तो वहां से तुम्हारा डायमेंशन आ जाएगा, इसका बड़ा बेसिक है कोई दिक्कत नहीं है। पहले स्टार्टिंग में अगर हम लोग ए और बी का सिर्फ चेक कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जा रहा है, ए और बी का तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, आराम से डायमेंशन चेक करके लाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसको आप दो को भी चेक करके या सबको चेक करके ला सकते थे। एक सिर्फ ट्रिक था कि इसमें के आ रहा था, के आ रहा था, कहीं के काट ना देते या दिक्कत ना हो जाता, वो कंफ्यूजिंग ना करने के लिए आपको डायमेंशन को सबके D1 D2 D3 D4 ले लेना था, ताकि कैलकुलेशन एरर ना हो, सिर्फ कैलकुलेशन एरर से बचने के लिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, आराम से रीड कीजिए, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है, पॉज करके रीड कर लीजिए। आइए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है एक कोई प्लैनेट है ए जिसका डेंसिटी रो और आर है, वहां एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है, बोल रहा है दूसरे प्लैनेट बी पर जिसका डेंसिटी 10% ऑफ ए है और रेडियस भी 10% ऑफ ए है, उस प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी कितना होगा। तो इस प्लैनेट की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वो 10% ऑफ ए कहने का मतलब हो गया 0.1 रो, 10% का समझ में आता है, 10 इंटू रो डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 रो, आई बात समझ में, बस सिंपल है, कुछ है। अगर रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस कितना है, आर डैश जो है 0.1 आर है, ये दो चीज अपने को समझ में आ गया,
अब अगर स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r, √2gm/r, जहां जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ द प्लैनेट है और r रेडियस ऑफ द प्लैनेट है। अगर ये आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप जाकर के लेक्चर देख करके ग्रेविटेशन का या फॉर्मूला खोल करके आप चेक कर सकते हैं कि √2gm/r होता है। इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेंसिटी में और रेडियस में। तो हम क्या करेंगे, इसको √2gm/r ऐसे नहीं लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। V इज इक्वल टू √2g/r इंटू m/4/3πr³ मल्टीप्लाइड बाई 4/3πr³। डिवाइड कर दिया 4/3πr³ से और मल्टीप्लाई कर दिया 4/3πr³ से। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3πr³ से क्यों मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4/3πr³ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी मतलब स्केप वेलोसिटी की फॉर्मूला हो जाएगी 8g/3r, इसको बना देगा स्क्वायर पाई ρr² का रूट। ठीक है, ये वैल्यू प्लैनेट ए के लिए 10 है। प्लैनेट ए के लिए ये वैल्यू कितनी है, 10। तो प्लैनेट बी के लिए ये वैल्यू कितनी होगी, √8 तो 8 ही रहेगा, जी ही रहेगा, पाई ही रहेगा और 3 ही रहेगा। सिर्फ रो बन जाएगा 0.1 रो और r बन जाएगा 0.1 r, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 0.1 r मल्टीप्लाइड बाई 0.1 r। तो आपको दिख रहा है कि ये सारी चीज ये इसके बराबर, और ये कितना है 10। मतलब आप लिख सकते हैं 10 इंटू √0.1 मतलब 1/10 इंटू 0.1 1/10 0.1 इंटू 1/10। आ रही है बात समझ में। अब यहां से जब ये बाहर निकलेगा, ये कितना 10 था ना, ये जब बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 10 10 10 10 काट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा 1/√10 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन चेक करेंगे किसमें दिया हुआ है, अच्छा मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। ये तो 1/10 किलोमीटर पर सेकंड आया। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1/√10 इंटू मीटर पर सेकंड इज 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मीटर पर सेकंड। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 100√10 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा मेरे क्वेश्चन के एतबार से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 100√10 मीटर पर सेकंड। ये चेक कर लेना कि ऑप्शन जो है, जो आंसर जो है वो डिमांड किस में कर रहा है। हड़बड़ाने का नहीं, कितना आराम से हम बना रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं वैसे आप भी आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, रीड करो। सिर्फ पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, बेसिकली इंडक्टर को लेकर के इंड्यूस्ड करंट का क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि हम लोग कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे बताएंगे, लेंस लॉ, ये सारा यूज होगा अपने को। ठीक है, पढ़ लिया होगा। अच्छा पहले क्वेश्चन हम समझाते हैं आपको क्या कह रहा है। बोल रहा 3 कॉइल्स, ठीक है, बहुत क्लोजली रखी हुई है और तीनों का एक्सिस एक ही एक्सिस है, C1 C2 C3। बोलती है C1 में जो करंट बह रहा है एंटी क्लॉकवाइज और C3 में जो करंट बह रहा है वो क्लॉकवाइज बह रहा है। अब एक चीज याद रखना है कि एक बार अगर कोई जगह चूज कर लिया, 0 चूज कर लिया, कोऑर्डिनेट 0 चूज कर लिया, 0,0 चूज कर लिया, t बराबर 0 चूज कर लिया, एक पोजीशन चूज कर लिया किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम के लिए आपको उस जगह को फिक्स कर देना पड़ेगा। तो आप हम फिक्स करेंगे। हम देखिए ऐसे हम खड़े हुए हैं, ऐसे एकदम सामने खड़े हुए ऐसे करके, C1 C2 C3 मेरे एकदम सामने है, C3 C2 C1 ऐसे। C1 में कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे लिए क्लॉक ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा, ऐसे जा रहा है करंट ऐसे जा रहा है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर, यही है एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, मेरी तरफ। C1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ हम मान लेते हैं B1। ठीक है, अब ये है एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। C3 में करंट ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, C3 में क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, C3 का मैग्नेटिक फील्ड इधर, मान लेते हैं B2। अब क्या कह रहा है, C2 में इंड्यूस्ड आई इंड्यूस होना चाहिए क्लॉकवाइज। C2 में क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। C2 में क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज, मतलब C2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो इधर आना चाहिए। C2 की वजह से इधर आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड,
क्लॉकवाइज होगा तभी ना, इंड्यूस्ड होगा नहीं, ये सॉरी 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 गलती हो गया ना, ये क्लॉक थोड़ी, ये तो एंटी क्लॉक, ये ऐसे ऐसे इधर होना चाहिए, मतलब C2 का जो इंड्यूस होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वो इधर होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं, अब ऑप्शंस एक एक देख करके समझते हैं और आपको बताते हैं। देखिए क्या होगा, पहला बोल रहा है C1 एंड C3 मूव्स विथ एक, अब ये कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर कब आएगा, कब मैग्नेटिक फील्ड इधर तब आएगा लेंस लॉ के एतबार से, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो लेंस लॉ कहता है कि करंट उस डायरेक्शन में बहेगा कि वो उसको ही मारना चाहेगा जिसने उसको पैदा किया। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ऑफ कोर्स आगे पीछे भगाएगा इन दोनों को, और क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 अगर B1 से ज्यादा होगा तो ये B2 को कम करना चाहेगा। ठीक है, लेकिन यहां तो दिख रहा है कि B2 को बढ़ा रहा है, B2 के डायरेक्शन में है, तो मतलब यह है कि B1 को B2 से कम होना पड़ेगा, सॉरी B1 को B2 से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर B1 ज्यादा होगा B2 से तभी ना वो उसको अपोज करेगा, तभी तो उसको अपोज करेगा, चेंज को अपोज करता है। तो अगर B1 बड़ा होगा B2 से तभी B मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में आएगी, तो उसको क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा, तो इधर आ जाएगा। अगर B2 बड़ा हो जाएगा B1 से, B2 बड़ा हो गया B1 से, कहने का मतलब समझ में आ रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, और अगर इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आ गई तो वो सपोर्ट कर रहा है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी तभी ना अपोज करेगा, तो इसलिए B1 को बड़ा होना पड़ेगा B2 से। अब समझते हैं कब ये होगा, ऑप्शंस चेक करेंगे, ऑप्शंस चेक करेंगे। पहला ऑप्शन C1 एंड C3 मूव्स विद इक्वल स्पीड टुवर्ड्स C2, अगर C1 इसके तरफ और इसके तरफ इक्वल स्पीड से आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, कोई चेंज ही नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं करेगी। और अगर C1 मूव्स अवे फ्रॉम C2 एंड C3 मूव्स टुवर्ड्स C2, अगर C1 अवे चला जाए, इसके इधर चला जाएगा, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, घटेगी। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 वो घटेगी, और ये नजदीक आएगा तो B2 क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन हमको क्या चाहिए, B2 लेस देन B1 चाहिए, मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन C1 मूव्स टुवर्ड्स C2 एंड C3 मूव्स अवे फ्रॉम C2, C1 अगर C2 के तरफ आएगा, टुवर्ड्स C2 ये तरफ आएगा तो B1 बढ़ेगा, एंड C3 मूव्स अवे फ्रॉम C2, ये अगर दूर जाएगा तो B2 घटेगा, तो B2 लेस देन B1, मतलब ऑप्शन नंबर C हमको ऐसा लग रहा है कि वो करेक्ट है। डी को भी देख लेते हैं, डी भी देख, 3 नंबर C हो या 3 नंबर हो, वही ABC या 1 2 3 लिखो। C1 एंड C3 मूव्स विथ इक्वल स्पीड अवे फ्रॉम C2, अगर ये इक्वल स्पीड से जाए और ये इक्वल स्पीड से जाए तो जिस स्पीड से B1 घटेगा उसी स्पीड से B2 भी घटेगा, तो कोई फायदा होगा नहीं, हमको तो B1 को B2 से बड़ा रखना है, इसमें हम बता नहीं पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसलिए जब C1 C2 के नजदीक आएगा तो B1 इंक्रीज करेगा, और C3 C2 के अपोजिट जाएगा तो B2 डिक्रीज करेगा। और हमको पता है कि B1 को बड़ा होना चाहिए B2 से, हमने लेंस लॉ लगा करके ये बता दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इस डायरेक्शन में तभी होगा जब B1 जो है वो बड़ा होगा B2 से, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C या फिर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। ये रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 15, EMI का क्वेश्चन है, मोशनल EMF और फोर्स बैलेंसिंग है। देखिए क्या क्या रहा है कि ये सिस्टम है जिसमें पूरे का रेजिस्टेंस जो है वो R है, ये दोनों रेल जो है वो स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। रॉड मास M है, ये रॉड है जिसका लेंथ कैपिटल L है, और बीच का रॉड के PX और QY के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है। फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी में, फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। टर्मिनल वेलोसिटी पूछ रहा है, दो चीज़ें अपने को मालूम होनी चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कब होगा और EMF इंड्यूस्ड कितना होता है। मोशनल EMF होता है, मोशनल EMF V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L। ये L जो है वो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ कहने का मतलब जो कंडक्टर के कॉन्टैक्ट्स में है उसके बीच की दूरी है, मतलब ये कैपिटल L नहीं है, ये कौन सा L है, स्मॉल L है। पहला ये चीज़ पता होना चाहिए कि EMF जो इंड्यूस्ड होगा VBL वो इन दोनों के बीच में इंड्यूस्ड होगा, ना कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इंड्यूस्ड होगा, ये दोनों रेल्स के बीच में होगा, कॉन्टैक्ट्स में। लॉजिकली और एक्सप्लेन करते हैं आपको, और आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा होगा। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
ऐसे फ़र्क पड़ेगा हमको मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देख लेंगे किधर होगा, डायरेक्शन का बात नहीं है, डायरेक्शन पे भी हम बात कर लेंगे किधर होगा। फ्लक्स जो चेंज कर रहा है इस लूप में, रेक्टेंगुलर लूप में जो फ्लक्स चेंज कर रहा है वो इसके मोशन के कारण चेंज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक के मोशन के कारण, ना कि यहाँ से यहाँ तक के मोशन के कारण। इसलिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो यहाँ से यहाँ तक में इंड्यूस होगा, और ईएमएफ कितना होगा, वी क्रॉस बी डॉट एल, जिसको वीबीएल कह देंगे। अभी फिलहाल वीबीएल कह दे रहे हैं। और फिलहाल हम एक और कॉन्सेप्ट बता दें कि कब आपका ये आएगा, ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कहने का मतलब हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, अब वो इंक्रीज नहीं करेगी। वो तब आएगा जब नीचे का फोर्स जो कि mg है और ऊपर का फोर्स जो कि IL क्रॉस b है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ भी स्मॉल l आएगा क्योंकि करंट इसी में बहेगा, इसमें नहीं बहेगा, इसमें नहीं जाएगा, बाहर वाले में नहीं जाएगा, करंट ऐसे जाके इस लूप में ऐसे फ्लो करेगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो अगर नीचे आएगा तो V क्रॉस B डॉट L एक बैटरी बना देगा कुछ इस टाइप का, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, मतलब इसमें करंट जो बहेगी वो इस डायरेक्शन में बहेगी। और IL क्रॉस B जब कीजिएगा, IL क्रॉस B, तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आएगा और नीचे लगेगा mg, और ये दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तब क्या, तब स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गया, बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा। बढ़िया, ईएमएफ आ गया वीबीएल, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एफबी कहते हैं, एफबी फेसबुक नहीं है, एफबी मैग्नेटिक फोर्स है, ये हो जाएगा वी बी एल आई एल क्रॉस बी, सब परपेंडिकुलर है, तो वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, इन दोनों को बराबर होना चाहिए तभी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। मतलब वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू mg, तो v इज इक्वल टू mg बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। आह, कितना आसान क्वेश्चन था। अच्छा रे, ऑप्शन में देखा ही नहीं किया वैसा, कोई बात नहीं, कुछ छूट गया लगता है। अच्छा, ईएमएफ जो था ना, ये ईएमएफ था ना, आई तो हो जाएगा, आई हो जाएगा ई बाई आर, तो ये बाई आर मतलब यहाँ हो जाएगा वी बी एल बाई आर, तो आर। ऑप्शन नंबर ए एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं वैसा नहीं है। बढ़िया, आइए क्वेश्चन नंबर 16, लॉजिक गेट का सवाल है। रीड कीजिए क्वेश्चन को, बेसिक सा सवाल है। देखिए कौन कौन गेट दिया हुआ है अपने को ये दिया हुआ है नॉर गेट, ये भी है नॉर गेट, ये है नैंड गेट, और ये भी है नॉर गेट। और बोल रहा है एलईडी क्या होनी चाहिए, ग्लो करनी चाहिए। एलईडी ये पीएन जंक्शन डायोड है, पी हायर टर्मिनल और ली एन लोअर पोटेंशियल, मतलब ये 1 होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए। टिक, अब एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे, हमने सारा ऑप्शन लिख करके रखा है, जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन हम लोग मारेंगे। पहला ऑप्शन चेक करें, 0। अगर ए 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इसके अक्रॉस आउटपुट हो जाएगा 0 और इसके अक्रॉस हो जाएगा 1, मतलब यहाँ कितना आ गया 1। उसी प्रकार अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 रखा तो 1, तो 1 रखेंगे तो 0, दोनों सेम ही है। 1 0 क्या हो जाएगा, एंड है, एंड का नॉट है, तो 1 0 0 और 0 का नॉट 1, मतलब यहाँ पर आ गया 1 मेरा। ठीक है, जो कि करेक्ट है। 0 0 देख लेते हैं, 0 0 और तो 0 नॉट तो 1, अरे दोनों 1 1, दोनों हाइयर, नहीं गलत बात, गलत हो गया, मतलब पहला वाला अपना नहीं होगा। क्या होना क्या चाहिए, इसको 1 तो इसको 0 आना चाहिए। बहुत बढ़िया, 1 1, ठीक है। अगर इसको 1 रखेंगे तो 1 1 क्या हो गया, 1 आया, 1 का नॉट 0। उसी तरह यहाँ भी क्या आएगा, 0 0 0, तो 0 0 का नॉट 1। अच्छा, फिर से 1 आ गया यार, 0 1 देख के रख लेते हैं, 0 1 0 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 1 का नॉट 0। हो 1 0 1 0 चाहिए था, मतलब ये सही है। फिर भी आपके संतुष्टि के लिए हम लोग एक बार इन दोनों ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे कि उन दोनों में कोई करेक्ट है कि नहीं। 1 0 1 पुट करेंगे तो 1 1 1 1 का नॉट 0, उसी तरह 0 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 का 0 आया तो 0 का, दोनों तो सेम ही है ना, 1 0 0 0 का नॉट 1, बहुत बढ़िया। लेकिन 0 0 अगर पुट करेंगे, देखिए यहाँ 0 0 पुट किया था तो फिर से क्या आ गया था, 1 आ गया था, इसलिए ये वाला भी इनकरेक्ट है इसके एतबार से। बढ़िया, लास्ट वाला चेक कर लें।
0 0, ठीक है। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 और 0, 0 का नॉट 1, और यहाँ भी 0 तो 1 1 1 1 1 का नॉट 0। इनकरेक्ट, 1 आना चाहिए था, तो ये भी इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ABCD इनपुट क्या होना चाहिए? 1 1 0 1। बस वैल्यू पुटिंग और आंसर गेटिंग चेक करना था, कौन सा गेट है ये देखना था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रीड कर लीजिए आराम से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। हालांकि ड्रॉप हो गया क्वेश्चन क्योंकि उसका कोई ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। देख लेते हैं हमको क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है, पहले हम इनिशियल कंडीशन बनाते हैं कि इनिशियल कंडीशन कैसा दिया हुआ है। इनिशियली हमको दिया है कि कुछ इस टाइप का है, एक कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस, और उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। कन्वेक्स का फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना? 5। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसका f1 मान लेते हैं और इसका f2 मान लेते हैं। तो गिवन है, यहीं पर डेटा लिख देते हैं। f1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? +5, 5 दिया है ना, हाँ +5 दिया। और f2 दिया हुआ है -4 सेंटीमीटर। नेगेटिव होगा, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। और ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तभी सारी चीजें होंगी। ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो है -10 होगा सर, 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। बढ़िया। मैग्निफिकेशन फाइनली क्या हो जा रहा है? फाइनली बना देते हैं। फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली दे रखा है कि कनकेव वैसे ही है, बाकी सारी चीजें वैसे ही है, और उसके बाद में कन्वेक्स है, और कनकेव और कन्वेक्स के बीच की दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। 1 ही सेंटीमीटर दिया है ना, हाँ 1 सेंटीमीटर दे रखा है। और ऑब्जेक्ट को रखा गया है कितनी दूरी पर? इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस केस में मैग्निफिकेशन आता है m1 और इस केस में मैग्निफिकेशन आता है m2। हमसे पूछ रहा है m1/m2। हमसे क्या पूछ रहा है? m1/m2। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से चलेंगे। पता है ऑप्शन मैच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपना निकालने का मकसद है कि मैं निकाल लिया जाए। इसमें क्या किया जाए? इसका F इक्विवेलेंट क्या होता है? F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है f1 f2 बाई f1 प्लस f2। f1 कितना है? 5। f2 कितना है? -4 बाई f1 कितना है? 5 और f2 कितना है? -4। तो 5 चौका 20 और f1 प्लस f2 ये हो गया -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। v क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस uf बाई u प्लस एफ, u इंटू एफ इक्विवेलेंट बाई u प्लस एफ इक्विवेलेंट। u कितना है? -10, एफ इक्विवेलेंट है -20 बाई u है -10 और f प्लस एफ इक्विवेलेंट -20। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 20 10 30 -30 0 0। यहाँ से v आ गया आपका 20/3। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, यहाँ पहले देख लेते हैं। यहाँ मैग्निफिकेशन m1 की बात की जाए तो v/u होता है। v/u कहने का मतलब 20/3 -20/3 डिवाइडेड बाई -10, -0 0, ये आ गया 2/3। मतलब m1 की वैल्यू आ गई, यहां लिख देते हैं हम, m1 की वैल्यू आ गई 2/3, और इसको अब अलग से रख देते हैं। यहां निकालना है m2 की वैल्यू। m2 के लिए पहले इसके लिए काम करते हैं, इसको बोलते हैं लेंस 1 और इसको बोल लेते हैं लेंस 2। इसका जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट रेट होगा, ठीक है। तो पहले काम करेंगे फॉर लेंस 1, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा m2 आ जाएगा। पहले हम लेंस 1 के लिए निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन कितना होगा। लेंस 1 के लिए फोकल लेंथ कितना है? f1 दिया हुआ 5, f1 दिया हुआ 5, इसके साथ अभी काम कर रहे हैं हम लोग। तो v इज इक्वल टू u f1 बाई u प्लस f1, और u कितना है? -10 है। u कितना है? -10। तो ये कितना हो गया? u हो गया -10, f1 हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5 ही है ना, हाँ प्लस है, सही है। u माइनस f1, u कितना है? -10 और f1 है 5, तो +5, गलती नहीं किया, u f1 डिवाइडेड बाई u प्लस f1, ठीक है। -50 डिवाइडेड बाई -5, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। एंड एवरी डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर
और मिरर के लिए पोल। मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर बनेगा, वो बनेगा आपका 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर, वो होगा 9 सेंटीमीटर। यही इमेज डिस्टेंस इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा। अब फिलहाल हम मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस 1 लिख देते हैं, जो कि होगा आपका v बाई यू। v कितना आया है 10 और u कितना है आपका -10। तो ये हो गया, कट गया, ये m ऑफ लेंस 1 हो गया -1। इसको एक जगह पर लिख लिया। अब फॉर लेंस 2 की अगर बात की जाए तो u आपका हो गया 9 सेंटीमीटर। ये दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर, ठीक है। u आपका हो गया 9 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बना कितना 10 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। इससे कितना दूरी हो गया 1 - 10, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसको u' या u2 पकड़ लेते हैं। और f2 गिवन है -4 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, v हो जाएगा uf2 बाई u2 f2 डिवाइड बाई u2 प्लस f2। u2 कितना हो गया आपका 9 इंटू f2 हो गया -4 डिवाइडेड बाई u2 प्लस f2। 9 चौका 36 -36 डिवाइडेड बाई 9 में से 4 गया -5, ये कट गया 36/5, ठीक है। अब इसकी मैग्निफिकेशन अगर फाइंड की जाए m ऑफ L2 तो ये हो जाएगा v बाई यू विच इज 36/5 डिवाइडेड बाई u है 9 4 जा 36, 4/5, ये हो गया mL2। अब इस सिस्टम का मैग्निफिकेशन जो होगा वो m2 होगा, और वो m2 कितना होगा mL1 इंटू mL2 होगा। mL1 कितना आया है -1, mL2 कितना आया है 4/5। गलती नहीं किया ना, नहीं किया, 4/5 तो हो गया -4/5। अब मॉड बोल रहा है, मैग्नीट्यूड बोल रहा है, और दोनों का रेशियो बोल रहा है। किसका किसका बोल रहा है, m1/m2 का। चेक कर लेते हैं, m1/m2 का ही कह रहा है ना, m1/m2 का कह रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो m1 कितना आया, m1/m2 इज इक्वल टू ये है 2/3 डिवाइडेड बाई, मॉड ले रहे हैं 4/5, बहुत बढ़िया। तो 2 2 जा 4, ये हो गया 5/6, 5/6 एकदम करेक्ट आया है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो आप देखेंगे कोई ऑप्शन करेक्ट ही नहीं, क्योंकि कोई 5/27, 25/27, 5/9 और 3/2, इसलिए नो ऑप्शन इज करेक्ट, नो ऑप्शन इज करेक्ट। इसलिए जेई ने इसको क्या रख दिया, बोनस रख दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, बहुत ही सिली मिस्टेक है जो नहीं होना चाहिए, जेई जैसे संस्था द्वारा नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अगर इसमें इतना खासा टाइम, अच्छा खासा टाइम दिया अपना, और वो सबको बोनस हो जाए तो उसके लिए बेइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रॉस चेक एटलीस्ट कर लो क्वेश्चन भाई देने से पहले। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का सवाल है। आइडियल गैस दिया हुआ है, रीड कीजिए। आइडियल गैस दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दिया हुआ है, चेंज इन हीट 0 है, और बोल रहा है कि कौन सा गैस होगा ये बताइए। तो हम जानते हैं अगर चेंज इन हीट 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, हीट ट्रांसफर 0 है, अंदर से कुछ बाहर नहीं गया, नहीं बाहर से कुछ अंदर आया। इसका मतलब है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं T इंटू वी पर पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ भाई सर नहीं, हम तो जानते हैं P पर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, P को नहीं लिख सकते, nRT/V, T/V इंटू वी पर पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर nR कहाँ गया, अरे वो भी तो कॉन्स्टेंट है। तो T इंटू वी पर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर गामा क्या है, एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट। गामा क्या है, एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट। तो T इनिशियली लिख देते हैं, इनिशियली लिखेंगे तो T इंटू वी पर पावर गामा -1 इज इक्वल टू फाइनली T/4 इंटू वी पर पावर 8V, सॉरी 8V पर पावर गामा -1। T कट गया, ये 4 उधर जाएगा, 4 इंटू वी पर पावर गामा -1 इज इक्वल टू 8 पर पावर गामा -1 इंटू वी पर पावर गामा -1, जो हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रहे थे, ठीक है।
बच्चा लोगों को लगता है कि कितना आसान पढ़ा रहा है, लेकिन भाई यूज तो होगा ना, भला आसान है, कुछ के लिए आसान है तो कुछ के लिए टफ है। रेफरेंस फ्रेम है, ये दोनों कट गया। इसको लिख सकते हैं 2², इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पे पावर 3 गामा -1, बेस सेम तो पावर सेम, 2 इज इक्वल टू 3 गामा -3, दिस इंप्लाइज गामा इज इक्वल टू 5/3। अरे सर, गामा 5/3 तो मोनो एटॉमिक का होता है। मोनो एटॉमिक कौन है, ऑप्शन चेक कर लीजिए। पहला है NH3, क्या ये मोनो एटॉमिक है? नहीं, इसमें तो 4 एटम है। दूसरा है ऑक्सीजन, नहीं इसमें तो 2 है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं इसमें तो 3 है। चौथा है हीलियम, हाँ हीलियम हमारा करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 रीड कीजिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मीटर ब्रिज का, बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज का, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन में लिखा हुआ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज कहने का मतलब हुआ कि PR का जो लेंथ है ना वो 1 मीटर है। मतलब ये आप कहेंगे सर मीटर ब्रिज लिखा हुआ है, मतलब हम ये कंफर्म कह सकते हैं PR जो है वो 100 सेंटीमीटर है। मेंशन्ड भी नहीं है, सिर्फ मीटर ब्रिज लिखा हुआ है, मतलब वो 1 मीटर का ब्रिज है। कुछ भी ओम लेमडा ओम पर मीटर होगा या लेमडा ओम पर सेंटीमीटर होगा, इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो लेमडा ओम पर सेंटीमीटर हम एज्यूम कर सकते हैं। इनिशियली अगर बात करें, जिसको हम आई से लिख रहे हैं, इनिशियली बात किया जाए तो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पी नल पॉइंट, यहां से कितनी सेंटीमीटर पर है, ये 40 सेंटीमीटर पर मिल रहा है नल पॉइंट। नल पॉइंट कहने का मतलब हुआ कि इससे कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा, ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगी। मतलब कह सकते हैं R1 इंटू लेमडा इंटू क्यू आर जो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R2 इंटू लेमडा इंटू 40 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ है। 0 0 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, सो 3R1 इज इक्वल टू 2R2। यहाँ से भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं चेक करेंगे, इसको भी यही रखा। फाइनली F बोल रहा है नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम P व्हेन 60 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू R2। 60 ओम R2 के साथ कनेक्ट किया, कहां पर चला गया, ये 50 सेंटीमीटर पर चला गया। कहां चला गया, 50 सेंटीमीटर पर फाइनली। मतलब R2 को पैरेलल कनेक्ट किया कितने से, 16 से। R2 ही है ना, R2 16 से, मतलब अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहां अगर लगा दिया जाए एक 16 ओम का रेजिस्टर, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 16 R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यही तो होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बैलेंसिंग करेंगे, ये मल्टीप्लाइड बाई ये बराबर ये मल्टीप्लाइड बाई ये, मल्टीप्लाइड बाई 50 लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा, R1 इंटू 50 लेमडा, लेमडा 50 लेमडा 50, R2 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 कितना दिया हुआ 3R1, या R1 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 16R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस 16। अच्छा, यहाँ तो क्वाड्रेटिक शायद बन जाएगा, फिर हमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन क्या किया जाए, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। कर सकते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक आता है कि क्या आता है। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से किसका निकाल लेते हैं, R1 का निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू है 2R2/3, 2R2/3 हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 16R2 इज इक्वल टू 2R2/3 मल्टीप्लाइड बाई R2 प्लस 16। नहीं बना क्वाड्रेटिक, ये 2 8 16, मतलब R2 प्लस 16 इज इक्वल टू 8 तिहाई 24, R2 इज इक्वल टू 8 ओम। अभी 8 हो गया, R2 निकल गया, इसको यहां पुट कर देते हैं। गंदा लग रहा है, चलेगा कोई नहीं, इसको यहां पुट कर रहा है यहाँ, तो R1 की वैल्यू 2 इंटू R2 8/3 16/3, एक आ गया 16/3, एक आ गया 8, चेक कर ले। अच्छा, साहब ने पहले R2 दिया है फिर R1 दिया है, पूछा R1 R2 ऑप्शन में दिया R2 एंड R1, तो R2 कितना है, 16 है, 16 नहीं 8 है सर, 8 है,
और R1 कितना है 16/3। R1 कितना है 16/3, मतलब ऑप्शन नंबर 3। अब कुछ बच्चा हड़बड़ा के क्या करेगा, R2 16 दिख रहा है, अरे 16/3 गलती से लगता है R2 लिखा गया है, और 16 देख करके हड़बड़ा करके वही मार देगा, ऑप्शन नंबर 2 मार देगा, जो लिखा हुआ है 16 और 16/3। तो गड़बड़ाना नहीं, आराम से करना है एकदम। क्या दिया हुआ है, R2 और R1 दिया हुआ है। R2 कितना है 16/3, R2 है 8, R2 है 8 और R1 है 16/3, R1 है 16/3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ये सारी चीज़ें मिला करके एनर्जी का सवाल है। रीड कर लीजिए आराम से। ठीक, आइए देखते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आइंस्टीन का है। वो कहता है कि E = mc²। इसी से रिलेशन है कि हम जो एनर्जी देंगे फोटोन के फॉर्म में, वो क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा। तो जो एनर्जी आई मेरी, वो गई कहाँ, वो इसको ब्रेक करने में चली गई, वो 4 अल्फा पार्टिकल के पास चली गई। तो जितनी एनर्जी हमने दी है, वो एनर्जी, जो एनर्जी हमने दी है वो इसमें रहेगी, किस फॉर्म में, डेल्टा एम सी स्क्वायर के फॉर्म में। डेल्टा एम चेंज इन मास, चेंज इन क्या है, मास। तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी जो हम देंगे वो देंगे HF डेल्टा एम सी स्क्वायर। याद रखिए कि H जो दिया हुआ है वो जूल में दिया हुआ है, तो डेल्टा एम जो लिखना है वो किस में लिखना है, केजी में लिखना है। तो H की वैल्यू हम पुट करते हैं, या अभी फिलहाल ठीक है HF लिखते हैं। HF डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब हो गया 4 अल्फा पार्टिकल, 4 इंटू 4 अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास कितना दिया हुआ है, कहा दिया 4.002 AMU में, माइनस 15.348 AMU। डेल्टा एम इन AMU, 1 AMU इतना है, मतलब इंटू 1.66 इंटू 10⁻27। डेल्टा एम हो गया सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 इंटू 10⁻16। हड़बड़ाओगे नहीं, पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा, एकदम आराम से करेंगे। एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 इज इक्वल टू 4 दूनी 8 पॉइंट 4 चौके 16 माइनस 15.348 इंटू 1.66 इंटू 9 इंटू 10⁻27 और 16, तो -11। 11 और 16 6 1 7 1 1 2 27, सही है। इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 16.008 और 15.348, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 9 में से 3 गया 6 पॉइंट, 5 में से 5 गया 0 0 0.66। अच्छा 0.66 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 नंबर 54 के 4, हाथ में रहा 5, 6 नंबर 54 और 5 54 और 5 59 के 9, हाथ में रहा 5, 9 कम 9, 5 14, 2 अंक के बाद पॉइंट इंटू 10⁻11 और यहाँ 6.6 इंटू 10⁻34। पॉइंट हटा दिया बाई 10, पॉइंट हटा दिया बाई 100, 66 कट गया। ये 0 एक 0 को काट दिया। ये 10⁻H कहाँ गया जी, F जो निकालना है वही नहीं आ रहा। F कितना, F इंटू 10⁻34 इज इक्वल टू 14.94 इंटू 10⁻, ये जाएगा ऊपर तो -12, 12 34 12, तो F इज इक्वल टू 14.94 इंटू 10⁻22। 34 12 22 2 2 4 2 1 3 34, सही है 22। ये क्या है, हर्ट्स, लेकिन पूछ किस में रहा है, किलो हर्ट्स में। किलो का मतलब 10⁻3 निकाल लेंगे बाहर, तो 10⁻19 बचेगा। 14.94 इंटू 10⁻19 किलो हर्ट्स। ऑप्शन चेक कर लेंगे, 14.94 इंटू 10⁻20, 14.94 इंटू 10⁻19, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट। जब आप देखेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन जो है 14.94 इंटू 10⁻20 गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर तुम काटाकुटी में अगर मिस्टेक कर दिए इतना कैलकुलेशन करने के बाद, तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए तुम सबर से बनाओ। +5 चाहिए, +4 चाहिए या -5 चाहिए, आपकी चॉइस। हाँ जो रीड करो क्वेश्चन नंबर 21।
साउंड वेव, इंटरफेरेंस, मैक्सिमा, मिनिमा, इसका सवाल है। ठीक है, दो लाउड स्पीकर है, सेम फ्रीक्वेंसी का, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 40 मीटर, ये भी दूरी दिया हुआ है कितना 40 मीटर दिया हुआ है। और बोल रहा है कि एक मेरा वॉइस रिकॉर्डर है जो ए से बी की तरफ मूव करता है, कितना 25 मीटर, तो उसको 10 मिनिमा और 10 मैक्सिमा मिलता है। मतलब लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ एग्जैक्ट है कि 10 साइकिल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब 10 बार मिनिमा और 10 बार मैक्सिमा मिलेगा। बढ़िया। तो इनपुट का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा, लिखा है सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब सोर्स कोहेरेंट सोर्स है। कैसा सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब के बीट नहीं प्रोड्यूस होगा, एक जगह पर मैक्सिमा मिनिमा बहुत बार नहीं मिलेगा, एक जगह पर मैक्सिमा तो मैक्सिमा, एक जगह पर मिनिमा तो मिनिमा, ऐसा होगा। बढ़िया। अब अगर हम ए की बात करें तो हम बोलेंगे एट ए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। ए पर डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, 0। एट बी डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों का सब्सट्रैक्शन, मतलब बोलेंगे L2b माइनस L1b। ठीक है सर, L1b माइनस L2b क्यों नहीं किया, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, आता तब भी हम मॉड ले लेते हैं। L2b पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये है 25, ये कितना हो जाएगा 5 30 और ये है 40, मतलब L2b हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। नहीं समझा, 25 ये आधा, 30 टाका मारने का 25, बाकी 5, 25 और 5 30, और ये कितना हो गया 40, माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 20, 25 माइनस 5 20, और ये कितना है 40, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, गंदा नहीं होगा, घबराओ नहीं। 900 1600 900 1600 2500 2500 900 1600 2500 माइनस अंडर रूट 4 4 1600 और 400 2000, ये हो गया 5 50 25 50 माइनस, और ये 10 4 ये 2 दूनी 4 50 20 20 रूट 5 20 रूट 5 400 400 गुना 5 2000। ठीक है, रूट 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.23, मल्टीप्लाई कर दे 2.23 से, इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 20 इंटू 2.23, मतलब 50 माइनस 3 दूना 6 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और एक पॉइंट है, ये गलती ना हो पॉइंट डाल 446 डिवाइडेड बाई 100 0 पॉइंट बढ़ा दे जाए, सही है। तो क्या 5.4 किसमें दिया हुआ है, मीटर, 5.4 मीटर। ये क्या गया, डेल्टा एक्स आ गया, कहाँ से कहाँ, डेल्टा एक्स कहाँ पर आया, बी पर आया। अब ए पर डेल्टा एक्स 0 है, देखो ना ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो पाथ डिफरेंस क्या है 0, वैसे भी वो सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है जहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा, यहाँ पाथ डिफरेंस 0 और यहाँ पाथ डिफरेंस 5.4। अब ए से बी जाने में कितना मैक्सिमा मिला है, 10 मिनिमा और 10 मैक्सिमा, और एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है लेमडा बाई 2, आप लोग सब जानते हैं। तो कितना मिला है 10 और 10 20, मतलब 20 इंटू लेमडा बाई 2, ऊपर लिखते हैं यहाँ 20 इंटू लेमडा बाई 2 कितना के बराबर होना चाहिए 5.4 माइनस 0, मतलब 5.4। बढ़िया, 10 2, लेमडा इज इक्वल टू 54 बाई 100, इसको रखो साइड, निकालना क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड विच इज v बाई लेमडा, v बाई लेमडा। अब कर सकते हो ना, v इज इक्वल टू लेमडा बाई टी, 1 बाई टी इज फ्रीक्वेंसी, तो f इज इक्वल टू v बाई लेमडा। v कितना है 324 डिवाइडेड बाई 54 बाई 100, तो इंटू 100 ये कितना हो जाएगा, 6 से कटेगा 6 6 6 35 6 चौके 24 और 6 नमा 54, 54 बाई 9 इंटू 100, 9 छक्का 54 नहीं 6 नमा, हाँ सही, तो 6 9 सा 54, ठीक है 9 6 सा 54, सही 600, मतलब आंसर क्या होना चाहिए इसका 600 हर्ट्स। पूछ रहा है कि हर्ट्स में पूछ रहा है ना, हर्ट्स में तो पूछ रहा है,
तो आंसर क्या हो जाएगा 600। कितना आसान था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सवाल है, रीड कर लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है और एल दिया हुआ है, इंडक्टेंस डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 10 ओम, डीसी सोर्स का एनर्जी इंडक्टर बोल रहा है 1/e ऑफ ई मैक्स है, सॉरी आई मैक्स है, और ये एनर्जी इन इंडक्टर व्हेन आई इज इक्वल टू 1/e टाइम्स आई मैक्स बोल रहा है, वो है अल्फा पाई 1/e स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब। अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, म्यू नॉट दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई आई मैक्स क्या है। अगर एक इंडक्टर को हम डीसी सोर्स से कनेक्ट करें और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है बैटरी का, उस डीसी सोर्स का 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो जो करंट बहेगी वो बहेगी V/R 10/10। कितना हो जाएगा 1 एम्पेयर। ये क्या हो गया, ये आई मैक्स हो गया। ये क्या हो गया आई मैक्स। अब बोल रहा है कि करंट कितना है सर्किट में 1/e टाइम्स आई मैक्स, मतलब ये है 1/e। इस समय बोल रहा है कि इंडक्टर में एनर्जी कितना है, तो इंडक्टर की जो एनर्जी नहीं, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है इंडक्टर में, अगर हम ईडी लिखें तो वो होता है B²/2 म्यू नॉट। ये आपको पता रहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सोलोनॉइड है, इंडक्टर है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट Ni, जहां n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो B को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट Ni/L। अब एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी म्यू नॉट स्क्वायर N²I²/2 म्यू नॉट L²। एक म्यू नॉट कट जाएगा, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 10⁻⁴। नंबर ऑफ टर्न्स दिया 10⁻⁴ दिया ना, 10⁻⁴ टर्न्स, हाँ 10⁻⁴। और एल आई कितना है, आई 1/e है, आई मैक्स का 1/e टाइम्स, तो आई मैक्स 1 है इसलिए 1/e, तो 1/e² म्यू नॉट n² है, मतलब 8 हो जाएगा। म्यू नॉट n²I²/2L²। यहां से 2 2 ज़ा 4, 10⁻⁷ 8 को काट देगा, ये होगा 20/e²L² पाई। वैल्यू क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अब अनफॉर्चुनेटली एल की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो इस टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में, चाहे वो इंडक्टर हो चाहे कोई चीज हो जिसमें एल की वैल्यू या लेंथ ऑफ द इंडक्टर आपको नहीं दिया रहे, तो आप लेंथ ऑफ द इंडक्टर को 1 मीटर मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मीटर मानेंगे। जेईई मेंस टाइप या नीट या एडवांस, उसमें अगर लेंथ नहीं दिया हुआ तो आप क्या मानेंगे 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 20, उस टर्म में लिखते हैं 20 पाई इंटू 1/e²। अगर एल को आप क्या मान लेते हैं 1 मीटर। वैल्यू क्या पूछ रहा है, अल्फा की। जब आप कंपेयर कीजिएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो आप क्या मारिएगा 20 मार लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। वैसे इसको एल का वैल्यू देना चाहिए, लेकिन अमूमन इस टाइप के क्वेश्चंस में जब ना दे तो आप क्या मान लेंगे, लेंथ को 1 मान लेंगे, स्टैंडर्ड मान लेंगे, यूनिट लेंथ मान लेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सवाल है। थोड़ा सा वेव की वेलोसिटी भी आनी चाहिए और नॉन मैग्नेटिक मीडियम क्या होता है ये पता होना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। आइए, नॉन मैग्नेटिक मीडियम कहने का मतलब होता है μr = 1। ठीक है, ये μr क्या है, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और k क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है इप्सिलॉन r इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन r क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा, सॉरी फ्री स्पेस नहीं होगा। ये म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक, तो ए आर हो गया इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, म्यू आर है 1। इस इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि स्पीड ऑफ वेव
उस मीडियम में कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। आप जानते हैं ये चीज, कॉफिशिएंट ऑफ टी कितना हो गया, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए स्पीड लिखे, डायरेक्शन के लिए हम बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, वो आप जानते हैं। 4.5 इंटू 10 पे पावर 14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 पे पावर 6, पॉइंट हटा दिया, इंटू 10, 3 एकम 3 3 50 15, तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना हो गया 15 इंटू 10 पे पावर 7 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब वी वेव क्या होता है सर, वी वेव क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है ना सर, वो अंडर रूट 1 बाई म्यू इप्सिलॉन होता है। म्यू इप्सिलॉन, म्यू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, इप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट से और डिवाइड कर सकते हैं म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट से, अंदर ही में एकदम कर सकते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई म्यू नॉट इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। सर ये क्या होगा, ये होगा 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर इप्सिलॉन आर, और ये तो पता है अपने को क्या होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट। मतलब हम बोल सकते हैं वी वेव, हम लोग कह सकते हैं वी वेव इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन आर फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम, क्योंकि म्यू आर 1 हो गया। तो सी की वैल्यू नहीं, इप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, यही तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सी कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 पावर 8, मतलब इप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 पे पावर 16 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 इंटू 10 पे पावर 14, 14 15 16 900, 3 तिया 9, 3 पचा 15, 3 पचा 15, 100 बटा 25, 25 चौके 100, इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई 4। हमारी आगे बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 रीड कीजिए। बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है, एकदम बेसिक सवाल है। हाँ, इसका I1 निकाल लेते हैं। सर I1 कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, mr²/2। डिस्क, दो डिस्क दिया हुआ है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, मतलब इसका भी डेंसिटी सिग्मा रो, इसका भी डेंसिटी रो, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 है। ये सेम ही एक्सिस के अबाउट होगा और बोल रहा है कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। R1/R2 का भी वैल्यू दिया हुआ है, बोल रहा है T1/T2 का वैल्यू 1/अल्फा है। T1 T2 क्या है, थिकनेस है। T2 मामा नहीं, T1/T2, T1/T2 1/अल्फा, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। I1 mr²/2, mr²/2। सर m कितना है, m कितना है, m हो जाएगा डेंसिटी इंटू पाई r1² इंटू h, और पाई r² इंटू r1 का स्क्वायर, ये हो गया m, ये हो गया r² और डिवाइडेड बाई 2। सर I2 कितना हो जाएगा, वैसे ही वो भी हो जाएगा mr²/2, रो इंटू पाई r2² T1 इंटू r2² डिवाइडेड बाई 2। T1 नहीं, T2 मामा, ये और ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है, गिवन है भाई I1 I2 दोनों बराबर है, तो बराबर कर लेते हैं। बराबर के लिए रो पाई 2 काट देते हैं। R1 पे पावर 4 इंटू T1 बराबर R2 पर पावर 4 इंटू T2। निकालने क्या बोल रहा है, T1/T2, तो T1/T2 इज इक्वल टू R2/R1 पर पावर 4। एक बार चेक कर लो, T1/T2 बोल रहा है निकालने के लिए, T1/T2 R2/R1, यहाँ दिया हुआ R1/R2, मतलब R2/R1 इज इक्वल टू 1/2, हो जाएगा 1/2 पर पावर 8, मतलब 4 होगा ना जी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16। तो T1/T2 का वैल्यू हो गया 1/अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 16। ऑप्शन मैच कर लो, देख लो आंसर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 25। भाई स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बेसिक सा सवाल है, ठीक है। देखिए यूज करेंगे, इसको मान लेते हैं N1, इसको मान लेते हैं N2। N1 वो जिससे लाइट आ रही है, N2 वो जिसमें लाइट जा रही है। बहुत बढ़िया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 50 + 50 है, क्योंकि ये कन्वेक्स है, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन से। बहुत बढ़िया।
पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, मतलब u जो है वो इन्फिनिटी गिवन है। अगर हम यूज करें तो हम यूज करेंगे n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ये इस स्फेरिकल सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है वो हमने लिखा है ग्लास स्लैब पर। n2 क्या है 1.5 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू n2 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 1.5 माइनस n1 1 डिवाइडेड बाई r 50। ये हो गया 0। ये कितना हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 50, मतलब 1.5 बाई वी इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 50। पॉइंट हट गया 5 से, ये हो गया 3 15 और v की वैल्यू आ गई 5 3 15 150 और 150 मार करके -5 लेकर के घर चले जाना। ये नहीं मारना है। क्या बोल रहा है, यहां से दूरी आया है 150 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी आई है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी यहां पर मीट करेगी, तो यहीं पर की दूरी बोल रहा है। लेकिन पूछ कहां से रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का दूरी कितना है, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लेंथ है, कितना है 50 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो v माइनस 50 होगी। v कितना आया 150 माइनस 50 100 सेंटीमीटर। तो आप आंसर क्या मारेंगे 100, हाँ बढ़ा के 150 नहीं मारेंगे, 100 सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन का एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका ये तीसरा है मॉर्निंग शिफ्ट, हाँ तीसरा है। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग 10 का करेंगे। अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन बनाते जाएंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अप्रैल शिफ्ट में ये लोग कैसा पूछने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। जहाँ 1 घंटा लगना चाहिए था नॉर्मल बच्चे को, वहाँ 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट में सवाल बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया है। अगर पेशेंटली बनाया जाए और आप 25 क्वेश्चन को टारगेट ना लेकर के अगर 20 ही 22 क्वेश्चन टारगेट लेकर के चले कि हम 20 क्वेश्चन बनाएंगे, तो आराम से अचीव किया जा सकता है। बस पेशेंटली हड़बड़ा करके नहीं, मेहनत करने के बाद मजदूरी ना मिले ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत करने के बाद पैसा छीना जाए और पैसा मिले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सब्र से, सुकून से, आराम से काम लेना है। जब क्वेश्चंस बन जाए, जब आप मेहनत कर ले पूरा, तो ऑप्शंस को बढ़िया से मैच कर लें, आराम से बनाएं। गलती नहीं होनी चाहिए, स्पीड कम हो, एक्यूरेसी 100% हो। ठीक है, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।